बिज़बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। शहर के सभी नामे पहचाने लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका था। ये हाई प्रोफाइल मेहमान अपने प्राइवेट जेट से आने की तैयारी में थे। 150 लग्जरी कार उनका इंतजार भी कर रहे थे, जो उन्हें एयरपोर्ट से उठाकर जैसलमेर के 2 5 स्टार होटल में ले आते। 15 और 18 जनवरी 2023 के बीच होने वाली शादी समारोह में शामिल होने के लिए, मगर घोड़े पे सवार दूल्हा आने के बजाय गाड़ी में सीबीआई वहां पहुंची। क्रिसमस के 2 दिन और शादी से ठीक 2 हफ्ते पहले। और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित चंदा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया। 3250 करोड़ रुपए कंगाल हो गए वीडियोकॉन समूह को कर्ज देने के लिए, जिसके लिए उन्होंने किकबैक में 64 करोड़ मिले। दिवालिया हुए कंपनी के मालिक वेणुगोपाल धूत को भी 3 दिन बाद 26 दिसंबर को गिरफ्तार कर दिया गया। ये कहानी शुरू होती है 7 साल पहले मार्च 2016 में, जब एक गुमनाम मुखबिर ने ये खबर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली और आईसीआईसीआई बोर्ड को भेजी। कोई जवाब न मिलने पर 2 महीने बाद 11 मई को मुखबिर एक और चिट्ठी भेजी। इस बार दावा लगाया कि कोचर परिवार 453 करोड़ की रिश्वत खाई एसआर समूह से। मुखबिर को पता नहीं था कि पहला लेटर मिलते ही सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन चूंकि उन्हें लेटर का कोई जवाब या पावती नहीं मिली, एक्टिविस्ट विसल ब्लोअर अरविंद गुप्ता अपने निजी ब्लॉग पर यह सारी सूचना पोस्ट कर दी, जिसे मीडिया ने जल्द ही उठा लिया, जो पहले ही चौंके हुए थे नीरव मोदी के 13,000 करोड़ के घोटाले से। जैसे ही मीडिया की जांच बढ़ी, चंदा कोचर फिची के लेडीज एनुअल सेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित होने से पीछे हटी। फिर भी बोर्ड आरोपों को नजरअंदाज किया। बैंक को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही है। हमें बैंक की एमडी और सीईओ सुश्री चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है। प्रतिष्ठित लॉ फर्म सिरिल अमरचल मंगलदास भी जाहिर तौर पर उनकी कोई गलती नहीं निकाली। लेकिन मामला बिगड़ा जब सीबीआई कोचर के साले राजीव कोचर को पूछताछ के लिए उठा ले गई और सवाल की कि कैसे उनका सारा कारोबार सिर्फ उन कंपनियों के साथ था जिसने आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज लिया था। बैंक अब इस मुद्दे की और अनदेखी नहीं कर सकती थी और आरोपों की एक स्वतंत्र बाहरी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण को नियुक्त किया। लेकिन रिपोर्ट तैयार होने से पहले ही कोचर ऑफिस आना बंद कर दी, जिसे बैंक ने पहले अनिश्चित छुट्टी बताई, जिससे उनकी तनख्वाह नहीं कटती, जो प्रतिवर्ष कोई मामूली रकम नहीं थी, 3.5 करोड़। लेकिन इस पर हंगामा होने के बाद बैंक को उनकी सैलरी रोकनी ही पड़ी और सभी रिटायरमेंट बेनिफिट भी। फिर उल्टा अदालत खटखटाया ताकि करीबन 10 करोड़ का बोनस जो उसे दिया गया वो वापस ले ले और 60 करोड़ का ईसॉप जो उसे मिलना था वो अटका दे। अदालत ने इस याचिका का समर्थन किया। अगले आदेश तक उन 6.9 लाख शेयर से कुछ करोगी नहीं, एक आदेश जिसने कोचर को बेबस कर दिया। मैं इस फैसले से पूरी तरह निराश और पीड़ित हूँ। आखिरकार जनवरी 2019 में कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ अदालत में मामला दर्ज किया गया। आरोप में बताया कैसे वीडियोकॉन के धूत और चंदा कोचर के पति दीपक ने दिसंबर 2008 में एक नई कंपनी न्यू पावर की स्थापना की, जिसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। फिर वीडियोकॉन ने आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ का कर्ज आवेदन किया। अगस्त 2009 में जिस बैठक में कर्ज की मंजूरी दी गई, उसकी अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि चंदा कोचर थी। बैठक के 1 महीने बाद 7 सितंबर को आईसीआईसीआई बैंक ने धूत को पैसे भेजे। ठीक 1 दिन बाद 8 सितंबर को धूत की एक अन्य कंपनी न्यू पावर को 64 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसके कुछ साल बाद धूत ने चुपके से न्यू पावर में अपने 50% हिस्सेदारी, जिसकी कीमत 32 करोड़ थी, दीपक कोचर के एक शेल ट्रस्ट को बेच दी 2.5 लाख में और फिर इस्तीफा देकर न्यू पावर से पूरी तरह से अलग हो गए। बताया गया कि 2016 के एक और मुआवजे में वीडियोकॉन ने दीपक कोचर के प्राइवेट ट्रस्ट को 5.3 करोड़ का एक और फ्लैट सिर्फ 11 लाख रुपए में ट्रांसफर किया था।
जब चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख बनी तब एसबीआई के बाद ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा बैंक था। जब तक वो पद छोड़ी बैंक तीसरे स्थान तक गिर चुका था, एचडीएफसी बैंक से काफी पीछे। ऐसा लगता था कि उनके पास माइडस टच नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी छुआ वो सोने में बदलने के बजाय एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल जाती। कोचर के कार्यालय में आईसीआईसीआई बैंक का एनपीए या खराब लोन मार्च 2009 के 9,650 करोड़ से बढ़कर मार्च 2018 के अंत तक 54,000 करोड़ का हो गया। अन्य गुमनाम मुखबिर बताते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक 2008 और 16 के बीच उच्च लाभ दिखाने के लिए 31 डिफॉल्टिंग कंपनियों के खराब ऋणों बैड लोन्स को छुपाया, जबकि सिंगापुर स्थित एक अन्य विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया कि एक कोचर कंट्रोल कंपनी सलाहकार बनकर फीस के रूप में रिश्वत ली। एक प्रणाली जिसका इस्तेमाल यस बैंक ने भी डिफॉल्ट होने के पहले किया, किकबैक के बदले कंगाल समूहों को और ऋण लोन देकर। ध्यान दे कि ये सभी कंपनियां कम से कम 1,40,000 करोड़ के बड़े डिफॉल्टर हैं। तो ये बताए कि जब ये सारी जानकारी 2018 में सीबीआई के पास थी तब उन्होंने कोचर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब अचानक क्यों? वो भी उसके बेटे की शादी से कुछ दिन पहले। एनएसई कोलोकेशन घोटाला सामने आने के तुरंत बाद चित्रा रामाकृष्णन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोचर को नहीं। ये दोनों साड़ी पहनने वाली महिलाएं की सराहना होती थी कि कैसे उन्होंने मर्द की दुनिया में छप्पर फाड़ी थी, लेकिन उनका इस ऊंचाई से गिरना युवा प्रोफेशनल महिलाओं के लिए एक धक्का है जो हमेशा ऐसी सफल मिसालों की तलाश में है। कोचर बैंकिंग की ऊंचाई केवी कामत की छाया में पार की, अंबानी भाइयों के बीच शांति बनाने वाले में से एक। और ऐसा लग रहा था कि कोचर अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रही थी, यहाँ तक कि 2020 में ईडी से भी राहत पाली। तो अचानक क्या हुआ कि उसे गिरफ्तार किया गया? हम बस अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्या नीरव मोदी की प्रत्यापन शायद न होने इसका एक कारण हो सकता है, ताकि सरकार जनता को दिखा सके कि वो घोटाला करने वाले पर सख्त है। सीबीआई का दावा है कि कोचर और धूत ने कभी कोऑपरेट नहीं किया और आमने सामने रखे जाने से परहेज की। या क्या कोचर को किसी का रहस्य खुलवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है? धारा 409 के तहत उसे आजीवन कारावास हो सकती है, या ये निजी क्षेत्र के अन्य बैंकरों को सार्वजनिक धन पर ध्यान देने की चेतावनी थी। अधिक संभावना है कि ये सरकार घोटालेबाजी को गलत तरीके से अर्जित धन का दिखावा करने का संकेत दे रही थी। एक उत्सव जो दबा तरीके से अब मनाया गया बिना धूमधाम के। मुंबई के भाईकला महिला जेल में चंदा कोचर को 19 दिन रहने के बाद। बेसबो की शायरी, सारे मर्द को पीछे छोड़ चंदा ने बैंकिंग को कर दिया फोड़, पर सफलता की चकाचौंध के पीछे धोखा घूस के थे बगीचे। हमारे वीडियो कंटेंट की सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।